हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है ईडू फाइवर में। आज मैं दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के लिए जो जीके जीएस का पोर्शन है, उससे जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जेएसएससी सीजीएल में, आज मैं उन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न का हल लेके आया हूं और एकदम साधारण और सटीक तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ईडू फाइवर से जुड़ जाइए और हमारे चैनल पे आपको जीके जीएस मैथ सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन का हल कराया जा रहा है और एकदम आसान और सटीक भाषा में कराया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल ईडू फाइवर से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी शुरुआत करते हैं। जीके जीएस का इकोनॉमिक सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके हल को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं सेट 1 को लेके आया हूँ, अर्थशास्त्र सेट 1। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड भी हैं जो पूछे जा चुके हैं। उन सारे प्रश्नों को भी मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, देखिए ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग मतलब नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? नीति का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण विस्तार रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। ठीक है, ठीक है। और नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? यानी कि नीति आयोग का निर्माण जो है पहले किस संस्था की जगह पे किया गया? ठीक है, तो पहले कौन सा संस्था था? योजना आयोग था। इसी के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ? गठन के स्थान पर किया गया और 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, एक नया मंत्रिमंडल प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है। क्या संस्था है? संविधानेतर संस्था है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 10वीं योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है? यानी कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा योजना? तो 2012 तक सभी गांवों के लिए पेयजल, ये योजना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे जुड़े और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे देख लेते हैं। देखिए 10वीं योजना अवधि अर्थात वर्ष 2007 तक सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो 2012 तक नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। देखिए योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी कि जो योजना पत्रिका निकाली जाती है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए योजना अंग्रेजी एवं भारत के कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला मासिक पत्रिका यानी कि मंथली मैगजीन है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते होंगे। ठीक है, और इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? यानी कि भारत में आर्थिक सुधार की नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1991। कब? 1991 को भारत में क्या किया गया? औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण से रिलेटेड बहुत सारे बदलाव हुआ, यानी कि बहुत सारे सुधार किए गए, जिसको हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के रूप में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए वर्ष 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए। ठीक है, जो
इस दृष्टि से बृहद प्रयास थे कि इनमें विदेश व्यापार उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। विदेशी निवेश के प्रति क्या शामिल था? आग्रह शामिल था। ठीक है, और इन उपायों में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। इन उपायों ने क्या किया? भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल दिया, एक गति दे दिया, और जिससे भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 1991 में क्या हुआ था? वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न का। देखिए, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता? तो वो था एसबीआई। क्या था? एसबीआई जो है ये बैंक आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट को। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का जन्म 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। वर्ष 1921 में बैंक ऑफ मद्रास 1883 तथा बैंक ऑफ बम्बई 1840 के साथ मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो बचत दर होता है उसके ब्याज दरों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा। किस क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। ठीक है, देखिए भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में, ठीक है, बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण जो है कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आरबीआई को बैंकों का बैंक, ठीक है, यानी कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को ही। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2011 से आरबीआई ने बचत खाते पर दिए जाने वाले ब्याज से नियंत्रण 2 शर्तों के साथ हटा लिया है। ठीक है, ब्याज से नियंत्रण जो है ना 2 शर्तों के साथ हटा लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया जाता है? यानी कि मौद्रिक नीति और उधार नीति जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइए। केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का योजना आयोग। तो ये भी आपका किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि मौद्रिक नीति जो है अपनाया जाता है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, आर्थिक नीति की वो शाखा जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियम तथा समायोजन एवं ब्याज दर के स्तर में परिवर्तन के द्वारा मूल्य की स्थिरता। देखिए, जो मुद्रास्फीति आता है ना, तो मुद्रास्फीति में ब्याज दर को बढ़ाना घटाना ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, और साथ में बोला गया है कि स्थिरता, रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि और तेज करने तथा विदेशी भुगतान में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। कौन करता है? ये भी कौन करता है? आरबीआई। यानी कि एफडीआई जो हमारा जो विदेशी फॉरेन जो करेंसी है, ठीक है, तो उसका भी देख रेख कौन करता है? आरबीआई ही करता है। ठीक है, चलिए साथ में मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और मौद्रिक और उधार नीति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जो मौद्रिक नीति है ये हमारा कौन रेडी करता है? आरबीआई। लेकिन राजकोषीय नीति ये जो करता है ना, ये करता है भारत का कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, यानी कि जो राजकोषीय नीति है ये आपका भारत का वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार वित्त मंत्रालय की। किसकी है? वित्त मंत्रालय की, फाइनेंस, ठीक है, कमीशन। जबकि मौद्रिक नीति बनाने का दायित्व केंद्रीय आरबीआई, केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, उसका है। ठीक है,
तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। राजकोषीय नीति की बात होगी तो डायरेक्टली वित्त मंत्रालय लगाना है, और अगर मौद्रिक नीति की बात होगी तो आपको लगाना है आरबीआई। क्या लगाना है? आरबीआई, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा बैंक काम करता है, तो आरबीआई करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम करता है, और बैंकों को बैंक के रूप में भी काम करता है, और जितने भी मौद्रिक नीति है, उधार नीति है, इस पे भी काम कौन करता है? आरबीआई। और जितने भी एफडीआई यानी कि जो फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा है, इसको भी नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, देखिए स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। को अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की रूपरेखा के आधार पर अंशधारियों यानी कि शेयर होल्डर्स, ठीक है, के बैंक के रूप में हुई थी, ठीक है। किसके रूप में हुई थी? शेयर होल्डर्स के बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। 1 जनवरी 1949 को, देखिए 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और रिजर्व बैंक को देश में करेंसी नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि जो करेंसी नोट छापा जाता है, इसका पूरा जिम्मेवारी किसको दे दिया गया? आरबीआई को दे दिया गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? अभी हमने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 को। कब हुआ? 1949 को हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? देखिए भारत किस देश को बिजली का निर्यात करता है, ठीक है। तो भारत जो है ना बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करता है। किसको? बांग्लादेश को करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े और फैक्ट। देखिए भारत ने अक्टूबर 2013 से बांग्लादेश को बिजली निर्यात प्रारंभ किया है। कब से किया है? अक्टूबर 2013 से, ठीक है। और यह समझौता तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना और तत्कालीन भारतीय बिजली मंत्री कौन थे? पावर मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच हुआ था। किसके बीच? फारूक अब्दुल्ला के बीच, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड ये जो शब्द है, इसका जो फुल फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बैंक जो ग्रामीण कृषि को बढ़ावा देता है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, जिसका नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। यानी कि देश में जो भी ग्रामीण सेक्टर में, क्षेत्र में जो कृषि से रिलेटेड चीजें हैं, तो यही काम करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, की गई। और इसका प्रमुख कार्य है केवल ऐसी संस्थाओं एवं बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में संलग्न है या औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है। यानी कि जो नाबार्ड है ये ऐसे बैंकों को देखरेख करता है या निर्गमन करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को सीमित करता है, ठीक है। तो कौन सा बैंक? अभी हम लोगों ने देखा नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट, ठीक है। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना कब हुआ? 1982 में। कब हुआ? 1982 में। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों से, ठीक है, कृषि क्षेत्र और
ग्रामीण इलाकों से। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन प्रायोजित करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। कौन करता है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, ये क्या करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़े। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक प्रायोजित करता है, जबकि इस पर मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप जो है किसका होता है? केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक का होता है। ठीक है, और राज्य सरकार एवं स्पॉन्सर बैंक प्रायोजक बैंक का होता है, जो इन तीनों को क्रमशः 50% यानी कि 50%, 15% एवं स्पॉन्सर बैंक को 35% की हिस्सेदारी क्रम में होती है। ठीक है, तो इस क्रम में क्या होता है? इन सब का स्पॉन्सिप दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? देखिए, कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा कि गांधीवादी यानी कि गांधी जी का अर्थव्यवस्था का मूल शब्द क्या होता था उस समय? कहा जाता, वो क्या कहते थे कि भारत का विकास तभी होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द गांधीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं आता है? तो वो आता है केंद्रीकृत उत्पादन। ठीक है, ये जो है ना केंद्रीकृत उत्पादन, ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं आता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर श्री मन्ना नारायण ने वर्ष 1944 में एक योजना निर्गत की जिसे गांधीवादी योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधीवादी योजना। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल उद्देश्य निम्नलिखित है: विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता तथा न्यायोचित वितरण। क्या है? न्यायोचित वितरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न का। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? यानी कि जो आर्थिक असमानता था भारत में ना, तो उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस उपाय को अपनाया था? ठीक है, तो वो उपाय क्या था बताइए? न्यायशीता का सिद्धांत। क्या था? न्यायशीता का सिद्धांत। ये सिद्धांत को ही महात्मा गांधी ने अपनाया था आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी फैक्ट इससे जुड़े। देखिए, आर्थिक असमानताओं का दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने न्यायशीता के सिद्धांत को उपयोग किया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसका निजी अपना मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? ठीक है, तो वो देश कौन है? स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फैक्ट इससे जुड़े। देखिए, वर्ष 1995 में यूरोपीय संघ का सदस्य बनने वाले स्वीडन की अपनी निजी मुद्रा है। स्वीडन की जो है ना अपनी निजी खुद की मुद्रा है, जिसे क्रोना यानी KR क्रोना। ठीक है, वायरस वाला नहीं। ठीक है, और उसने यूरो को मुद्रा के रूप में नहीं अपनाया है, यानी कि स्वीडन ऐसा देश है जो यूरो करेंसी को नहीं अपनाया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए तो, बताइए। ये जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और जो भी करेंसी नोट होती है 1 रुपया को छोड़कर, वो सारे नोट कौन जारी करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि भारत में जो RBI है उसे मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है, किंतु 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी कि 1 रुपये का नोट और जितने भी छोटे सिक्के हैं वो सारे सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए आप लोगों को उतना दिन से पता था? चलिए, पता था कि नहीं था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि भारत में जो सिक्का जारी किया जाता है इसके लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसके लिए हमारा जो वित्त मंत्रालय है ना, यही प्राधिकृत है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए भारत सरकार प्राधिकृत है। विकल्प बी यानी कि वित्त मंत्रालय।
ठीक है, और भारत सरकार में समाहित है क्योंकि यह भारत सरकार का ही एक भाग है। भारत सरकार का ही एक भाग क्या है? वित्त मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि सिग्नेचर कौन करता है 1 रुपये के नोट पे? बताइए कौन करता है? भारत मुख्य न्यायाधीश या भारत वित्त सचिव या भारत का प्रधानमंत्री? तो इसमें करता है भारत वित्त सचिव। कौन करता है? भारत का वित्त सचिव करता है। 1 रुपये के नोट में हस्ताक्षर कौन करता है? भारत का वित्तीय सचिव। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़े। देखिए 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, सिग्नेचर भारत के वित्त सचिव करते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है सकल मौद्रिक संसाधन क्या है? तो सकल मौद्रिक संसाधन को M3 कहते हैं। क्या बोलते हैं? M3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फैक्ट। देखिए M3 करेंसी तथा छोटे सिक्के प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा प्लस सावधि जमा। ठीक है, यानी कि अर्थात M3 इक्वल टू C प्लस डी प्लस OD प्लस TD। ठीक है, C क्या है? करेंसी, प्लस D क्या है? डेमोन ट्रस्ट। ठीक है, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई टाइम डिपॉजिट। ठीक है, M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M3 को क्या कहा जाता है? व्यापक मुद्रा। ठीक है, और सामान्यतः यह मुद्रा पूर्ति को प्रदर्शित करती है और इसमें पोस्ट ऑफिस की जमाएं सम्मिलित नहीं है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो जमाई होती है वो M3 में सम्मिलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो हमारा 10वां वित्त आयोग थे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी पंत। कौन थे? केसी पंत। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इनसे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए 10वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में हुआ था। इसके अध्यक्ष केसी पंत थे। कौन थे? केसी पंत। ठीक है, और इस आयोग की सिफारिशों की समयावधि वर्ष 1995 से 2000 थी। कितना? 1995 से 2000 थी। और 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष AM खुसरो। क्या है? AM खुसरो। ठीक है, जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष C रंगराजन तथा 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय L केलकर थे। ठीक है, जनवरी 2013 में 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे। ठीक है, साथ ही रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को नियुक्त किया गया है और इसकी सिफारिश से वर्ष 2015 से 2020 के लिए नवगठित 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, यानी कि 15 का जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होने NK सिंह। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बाजार दर निर्धारित की जाती है। बताइए जो हमारा बाजार दर है ना, मार्केट प्राइस रेट, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा, या वाणिज्यिक बैंक द्वारा, या निवेश पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा तरलता अधिमान द्वारा। जो बाजार दर है ना, मार्केट रेट है, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरलता अधिमान द्वारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण तरलता अधिमान लिक्विडिटी प्रीफरेंस तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? यानी कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो इसका और एक नाम क्या है? सस्ती मुद्रा नीति। क्या है? सस्ती मुद्रा नीति। अल्प ब्याज नीति को क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए अल्प ब्याज नीति को सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं और अल्प ब्याज नीति के अंतर्गत आरबीआई बैंक दर, रेपो दर आदि में कमी ला देता है। आरबीआई क्या करता है? बैंक दर और रेपो दर में कमी लाता है इसके तहत, जिससे बैंकों के पास फंड की उपलब्धता यानी तरलता बढ़ जाती है। यानी कि जब आरबीआई बैंक दर को कम करता है तो क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता है, तरलता बढ़ जाता है, मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक है, बढ़ने से ब्याज दर कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर वो आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, ऋण क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आरबीआई क्या करते हैं? ब्याज दर को कम करते हैं तो मार्केट में क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है
कि बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है। तो जो बैंक दर है यानी कि बैंक रेट, ये किसकी ब्याज दर है, ठीक है। तो ये है आपका जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं, ठीक है। जो हमारा वाणिज्यिक बैंक है ना, ये जब आरबीआई से धन उधार लेते हैं तो उसी समय क्या लगाया जाता है, बैंक दर लगाया जाता है, ठीक है, बैंक ब्याज दर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है, अर्थात स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटौती दर, ठीक है। बैंक दर में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, देश में साख को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है, CRR, ठीक है। उसके बाद होता है SLR, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, CRR। तो CRR का मतलब क्या है, नगद आरक्षित अनुपात। इसे क्या कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। इसका मतलब ये होता है CRR, ठीक है। चलिए आप जानते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए CRR का संक्षिप्त रूप है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, होता है। यह एक शाखा नियंत्रण का उपाय है। ये क्या है, एक शाखा नियंत्रण का उपाय है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जाता है, यानी कि आरबीआई द्वारा अपनाया जाता है CRR को, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बाजार जहां से ऋण के रूप में हम लोग धन प्राप्त करेंगे तो उस बाजार को क्या कहेंगे, मुद्रा बाजार। क्या कहेंगे, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए मुद्रा बाजार भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामान्यतः एक वर्ष से कम अवधि के फंड तथा ऐसी वित्तीय संपत्तियों जो मुद्रा की नजदीकी स्थानापन्न है क्रय तथा विक्रय के लिए बाजार है, ठीक है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां से हम लोग क्रय और विक्रय करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी मार्केट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। देखिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। यानी कि सांविधिक न्यूनतम से अधिक जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रखता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जमा रिजर्व, नकदी रिजर्व या क्षणिक रिजर्व या बेसी रिजर्व। तो उसको कहा जाता है बेसी रिजर्व। क्या कहा जाता है, बेसी रिजर्व, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। चलिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व बेसी रिजर्व कहलाते हैं, एक्सेस रिजर्व कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपका जो JSSC CGL के जीके जीएस प्रश्न के इकोनॉमिक्स सेक्शन यानी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसका मैंने सेट 1 में करवा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग JSSC CGL को फाइट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल EduFiber से जुड़ जाइए, ठीक है। इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद।